हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। खून का रंग लाल क्यों होता है? खतरे का रंग भी गहरा लाल होता है। और इसका मतलब क्या लाल रंग हमारे मन में डर पैदा करने के लिए बनाया गया है? लाल रंग तो बहुत प्यारा होता है ना। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जिया घबरा गई। फिर डांटने के अंदाज में बोली, कल्पित बेटा ऐसी बात नहीं करते, ये सब किसने बताया? लेकिन कल्पित ने जिया की बात को जैसे अनसुना कर दिया और खिड़की से बाहर झांकने लगा। शाम का समय बस धूल छोड़ते हुए कच्चे पक्के रास्ते में आगे बढ़ रही थी और जिया अपने अतीत में पीछे जा रही थी। कितनी खुश थी मेघा दीदी जब कल्पित का जन्म हुआ था। जीजा जी ने बच्चे को हाथ में लेकर कहा था, ये किसी कल्पना जैसा लग रहा है, इसका नाम कल्पित कैसा रहेगा? मैं और दीदी साथ में मुस्कुरा रहे थे। दीदी ने कहा, ऐसा नाम रख रहे हो कहीं हमारा बेटा जीवन भर कल्पना करता ही ना रह जाए। 6 साल बीत गए। दीदी और जीजा जी अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थे। उन्होंने कल्पित के लिए वो सब किया जो एक अच्छे माँ बाप को करना चाहिए था, पर होता वही है जो होना होता है। एक अकल्पनीय असाधारण घटना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होता, जिसके लिए आप तैयार नहीं होते। एक बार दीदी और जीजा जी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जीजा जी तो उसी दिन चले गए। दीदी को कल्पित की फिक्र मरने नहीं दे रही थी। 3 दिन तक उनकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी। चौथे दिन मेरे हाथ में कल्पित का हाथ देते हुए दीदी ने वचन लिया कि मैं जीवन भर कल्पित की माँ बनकर रहूंगी, और मैंने मान लिया। फिर कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। अब कल्पित ही मेरा जीवन है और इस रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसलिए अब तक विवाह भी नहीं किया। पीप पीप बस की हॉर्न की आवाज से जिया की तंद्रा टूटी। कंडक्टर चिल्लाया, बस यहाँ आधा घंटा रुकेगी, सामने ढाबा है, खाना खा लो। जिया ने देखा कल्पित सो रहा है। कितना मासूम, कितना निर्मल, बिल्कुल दीदी पर गया है। उसने कल्पित को धीरे से हिलाया, बेटा उठो, खाना खा लो, अब बस रात भर कहीं नहीं रुकेगी। उठो कल्पित, खाना खा लो। कल्पित ने आंखें नहीं खोली, सिर्फ होंठ से बुदबुदा दिया, मौसी मुझे भूख नहीं लगी। जिया ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं उठा। अंत में हार की जिया उसे अकेले छोड़कर खाना खाने चली गई और सोचा उसके लिए कुछ पैक करवा करके लाऊंगी। जिया सीट से उठकर आगे जाने को बढ़ी, तभी उसकी साड़ी किसी ने पीछे से खींच ली। जिया ने बनावटी गुस्से से कहा, तुम फिर से शरारत करने लगे? जिया पीछे मुड़ी, उसका दिल मुंह को आ गया। कल्पित तो दूसरी तरफ मुंह करके सो रहा है। फिर किसने मेरी साड़ी पकड़ रखी है? शाम का समय था, अंधेरा हो गया था, बस में हल्की रोशनी थी। जिया ने गौर से देखा तो उसकी साड़ी सीट के हैंडल में फंस गई थी। उसने पल्लू को खींचा और आगे बढ़ गई। ढाबे के पास पहुंचते ही उसने देखा एक महिला दूसरे तरफ मुंह घुमाकर बैठी है और उसने लाल साड़ी पहनी है। पीछे से यह बिल्कुल दीदी जैसी लग रही है। जिया ने मन में सोचा और आगे से घूमकर उस महिला का चेहरा देख लेने की ललक उसके दिल में बढ़ गई। लेकिन जितनी तत्परता से वो वहां गई थी, हताश होकर उतनी ही वेग से वापस लौट आई। ढाबे पर उसने थोड़ा बहुत खाया और 2 बिस्किट और चिप्स लेकर बस में चढ़ गई। बस में इक्का दुक्का यात्री ही थे। अभी बस को छूटने में 10 मिनट और बचे थे। सीट के पास पहुंचते ही जिया ने देखा कल्पित वहां नहीं था। उसने जोर से आवाज लगाई, कल्पित कहाँ हो बेटा? पर कोई आवाज नहीं आई। जिया ने कुछ यात्रियों से पूछा, पर किसी को पता नहीं था। उसने बस का कोना कोना छान मारा, पर कल्पित कहीं नहीं मिला। बेसुध होकर जिया बस से उतरी और आसपास पागलों की तरह कल्पित को खोजने लगी। कुछ लोगों ने भी उसकी मदद की। कल्पित का कहीं कोई पता नहीं था। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसे खोजते खोजते आधा घंटा हो गया, लेकिन वो नहीं मिला। बस भी रवाना होने के लिए तैयार थी। जिया का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने बहुत ढूंढा पर कल्पित कहीं ना मिला। जिया ने वहीं रुकने का फैसला लिया और बस अपने गंतव्य की ओर बढ़ गई। जिया वहीं ढाबे पर रखे कुर्सी में बैठकर सुबकती रही। ना कोई ढांढस बंधाने वाला, ना कोई मदद करने वाला। दीदी ने कितना भरोसा किया था मुझ पर,
कल्पित को मेरे हाथों में सौंप कर ही तो वो चैन से सो सकी थी। जिया ने अपने आंखों को हथेलियों से ढक रखा था, लेकिन अश्रुधारा निरंतर बह रही थी, जो हाथ से होते हुए कोहनी तक जा पहुंची थी। तभी कोई उसके कुर्सी से टकराया और जिया ने पीछे मुड़कर देखा। ओए बेटी, तू फिक्र ना कर, ये सरदार तेरे बेटी को खोज के दम लेगा। ढाबे का मालिक जिया को तसल्ली दे रहा था। मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है, कोई न कोई बंदा आएगा जरूर, लेकिन पुलिस स्टेशन भी बहुत दूर है, 40-50 मिनट तो लग ही जाएंगे। पानी का गिलास आगे करते हुए सरदार जी ने जिया को पानी पीने का इशारा किया। मुसीबत की घड़ी में किसी के मीठे बोल दर्द पर मरहम का काम करते हैं। जिया फूट पड़ी। भैया, कैसे भी मेरे बेटे को ढूंढ लो, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। वाहे जी की कृपा होगी तो अगले 1 घंटे में तेरा बेटा तेरे साथ होगा पुत्र। सरदार जी ने दोनों हाथ सजदे में उठाया, आंखें बंद कर कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर बिजली की तेजी से जिया का हाथ पकड़ा और सहारा देकर उठाया। छोटू, तू ढाबा संभाल, मैं आया। कमीज के बटन ठीक करते हुए सरदार जी आगे बढ़े और जिया बूथ की तरह उनके पीछे हो ली। सरदार जी ने चार्जिंग लाइट लिया, जो शायद सालों से इस्तेमाल नहीं की गई थी और आज के दिन का ही इंतजार कर रही थी। सरदार जी ने लाइट को पीछे से थपथपाया और वो जल उठी। सरदार जी रोशनी में आगे बढ़ते जाते, जिया उनका अनुसरण करती। उसे रास्ते से कोई मतलब ना था, वो तो बस चल रही थी। उबड़ खाबड़ रास्ते, घास वाले रास्ते, गिट्टी और फिसलन भरे रास्ते, गिरते पड़ते जिया आगे बढ़ती जाती। कभी सरदार जी तो कभी जिया आवाज लगाती, कल्पित, बेटा कल्पित कहाँ हो? अभी वो आधा मील चलकर आ चुके थे, पर कल्पित का कोई नामो निशान नहीं था। थक हार कर वो वहीं एक पत्थर पर बैठ गए। अब आगे तो जंगल है, लड़का इतनी दूर तो अकेले आ नहीं सकता। सरदार जी ने टॉर्च की रोशनी को दूर फेंकते हुए कहा, चलो चलकर दूसरी तरफ ढाबे के पीछे तालाब वाले रास्ते में देखते हैं। जिया के भीतर अब बात करने की शक्ति नहीं रह गई थी और उठकर सरदार जी के पीछे चल पड़ी। दोनों उसी रास्ते से वापस आने लगे। तभी जोर से बरसात शुरू हो गई और इतनी जोर से कि पल भर में ही हर तरफ पानी ही पानी हो गया। दोनों एक टूटे घर के आड़ में खड़े हो गए। बिजली भी कड़कने लगी। सरदार जी चिल्लाए, इस तरफ एक छोटा होटल है, चलो वहां बरसात रुकने तक खड़े होने की जगह मिल जाएगी। दोनों भागते हुए उस छोटे से होटल के पास पहुंचे। वहां इक्का दुक्का ट्रक खड़े थे और चारपाई पर पड़े पड़े ड्राइवर सुस्ता रहे थे, पर इस असामयिक वर्षा ने उनको होटल के छत के नीचे सहारा लेने पर मजबूर कर दिया था। सरदार जी जिया का हाथ पकड़े भागते हुए होटल के पास आए और छत के नीचे खड़े हो गए। बरसात अब कुछ हल्का हुआ। जिया ने सरदार जी से रूंधे हुए आवाज में कहा, भैया ढाबे पर पुलिस आ गई होगी, हमें वहां पहुंचना होगा। और दोनों चलने को तैयार थे, पर तभी जिया को एक जानी पहचानी रोने की आवाज सुनाई दी। हाँ, कल्पित ऐसे ही तो रोता है जब उसकी कोई जिद पूरी नहीं होती। अभी कल ही तो जिद कर रहा था और ऐसे ही रो रहा था, बिल्कुल वही आवाज। यही सोचते हुए जिया दौड़कर होटल के अंदर घुसी और देखा कल्पित खाट पर बैठा रो रहा है और एक 20-22 साल का लड़का बिस्किट और पानी लिए वहां खड़ा है। कल्पित ने जिया को देखा और लपक कर जिया से जा लिपटा। जिया के आंसू जो खत्म हो चुके थे, ना जाने फिर से कैसे बहने लगे। दोनों बिना कुछ कहे कुछ देर यूं ही लिपट कर रोते रहे। फिर कल्पित ने रूंधे हुए आवाज में कहा, मौसी आप मुझे यहाँ बैठा कर कहाँ चली गई? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। नहीं बेटा, तुम बस में तो सो रहे थे। मैं खाना खाने नीचे उतरी, जब लौट कर आई तो तुम वहाँ नहीं थे। तुम यहाँ कैसे आए? तुम बस से नीचे क्यों उतरे बेटा? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या जवाब देती दीदी को? जिया ने कल्पित को ऐसे पकड़ रखा था जैसे अब वो कभी उसे अपने से अलग नहीं करेगी। बहन, बच्चा डरा हुआ होगा, चलो यहाँ से बाकी बातें बाद में पूछ लेना। सरदार जी ने टॉर्च को अपनी हथेली से ठोकते हुए कहा और टॉर्च भी जलने लगी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मौसी आपने तो लाल साड़ी पहनी थी, फिर कब बदल ली? कल्पित ने पानी से भरे हुए छोटे गड्ढे को पार करते हुए कहा, आप मुझे यहाँ बैठा के कहाँ चली गई थी? अभी आती हूँ कह के पूरे 2 घंटे बाद आई हैं आप। सरदार जी जो आगे आगे चल रहे थे, अपनी गर्दन थोड़ी सी पीछे घुमाई और कल्पित की ओर देखकर कहा, बेटा तुम्हारे लिए खाना लेने गई थी,
अब फिक्र मत करो, वाहे गुरु ने सब ठीक कर देना है। कल्पित को उनकी भारी आवाज में कही गई बातें कुछ समझ में नहीं आई। जिया सोच रही थी आखिर कल्पित यहाँ तक पहुँचा कैसे। वह ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं उसे यहाँ लेकर आई। शायद वह नींद में चलकर यहाँ तक आ पहुँचा। ढाबे के बाहर एक हवलदार खड़ा मिला। उसने कड़क कर पूछा, क्यों सरदार जी की गल है। हवलदार साहब, ये बच्चा गुम हो गया था, इसलिए आपको तकलीफ दी। वाहे गुरु जी की कृपा से अब हमारे साथ है। सरदार जी ने अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, कोई बात नहीं सरदार जी, अपना तो काम ही जनता की सेवा करना है। पर ये लड़का खोया कैसे। आप लोग कहाँ जा रहे थे। हवलदार ने जिया से पूछा। जिया ने बिस्किट का पैकेट कल्पित को देते हुए हवलदार से कहा, हम किशनगंज जा रहे थे, वहाँ कल्पित के दादाजी रहते हैं। कल्पित मेरे दीदी का बेटा है। हवलदार का चेहरा पीला पड़ गया। पास में रखा पानी का गिलास एक सांस में गटक गया और कहा, हड़बड़ी में मैं आपको बताना भूल गया, जो बस किशनगंज के लिए जा रही थी, यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद ही बस का ब्रेक फेल होने के कारण बस खाई में गिर गई। कोई भी नहीं बचा। आप किस्मत वाले हैं जो उस बस से उतर गए। जिया का दिल धक से रह गया। वो पास के रस्सी के खाट पर धड़ाम से बैठ गई। आज की घटी सारी घटनाएं एक एक करके उसके जेहन में तैरने लगी। फिर चाहे वो कल्पित का सवाल हो, लाल रंग बहुत प्यारा होता है ना, या बार बार दीदी की यादें, उनको अपने आसपास महसूस करना, कल्पित का गायब होना और मिलने के बाद कहना, मौसी तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आई थी। मौसी तुमने लाल साड़ी पहनी थी, कब बदल दी। जिया ने ऊपर आसमान में देखा। अब बादल छट चुके थे। 2 तारे आसमान में मध्यम रोशनी में टिमटिमा रहे थे। कल्पित ने जिया को हिलाया और जब जिया कल्पित को देख रही थी, उसने जिया से पूछा, मौसी क्या मम्मी को लाल रंग बहुत पसंद था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों नमस्कार।